नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। इससे पहले मैंने अरबों के आक्रमण का जो भी इतिहास था उसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ जो सोर्स है वो लूसेंट है। लूसेंट में आप लोग चाहे तो एक ब्लू प्रिंट तैयार कर सकते हैं, जिससे आप लोग को स्टडी करने में थोड़ा मदद मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बुक आपके पास हो, लूसेंट हो या फिर क्राउन हो या फिर कोई अदर बुक भी हो, पहले आप लोग अपना बेसिक बनाइए, उसके बाद ही आप लोग किसी और बुक को स्टडी कीजिए। जो यूपीएससी के बुक आते हैं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम के जो बुक आते हैं उनको पहले आप लोग स्टडी नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाएगा। पहले आप लोग एक कहानी को जानिए, उसके बाद आप लोग डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए। तो हम जिस बुक से कवर कर रहे हैं बुक का नाम है लूसेंट। और अगर आप लोग के लगभग सभी लोगों के पास लूसेंट होता है तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी मैं थ्योरी बताऊंगा उसको अपने बुक में अंडरलाइन करके एक ब्लू प्रिंट तैयार करना है, ठीक है ना। क्योंकि खुद से भी पढ़ने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी तो मैं बता दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद से जितना भी मैंने चीज़ बताया उसको खुद से उतना आप लोग स्टडी कीजिएगा, आप लोग को देखिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और साथ में मैं आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आप लोग को थ्योरी प्लस में एमसीक्यू दोनों एक साथ प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। दोनों का क्लास आप लोग को मिलेगा, सेम टॉपिक का क्लास आप लोग को मिलेगा। जितना मैं बताऊंगा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के, सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को करवा दूंगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये एसएससी के एग्जाम के लिए प्लस में रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट के, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है वो गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। उसके बाद गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, और इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब जो मोहम्मद गौरी के सैनिक थे उनकी सेवा के लिए गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक, ध्यान दीजिएगा, राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये डेट आप याद रखिएगा। और राजधानी क्या बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? लाहौर, ठीक है। अभी राजधानी क्या है? पाकिस्तान में, अभी इंडिया में राजधानी नहीं आया था इसका, ठीक है ना। गुलाम वंश का राजधानी अभी इंडिया में नहीं आया था। तो लाहौर राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। मतलब इसने शुरुआत किया था कुतुब मीनार बनवाने का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। आगे जाके हम देखेंगे दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम आपने सुना होगा। ये दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, लाखों का दान देता था। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनापति था, सेना नायक था। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तो इसका नाम याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि ऐबक का सेनापति था, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1206 में राजा बना था, 1206 में राजा बना था और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। और कैसे इसकी मृत्यु होती है ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जो
इसे दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था, जहां पे इसकी राजधानी थी वहां पे इसे दफनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। देख लीजिएगा, आराम शाह, ठीक है ना। ऐबक का उत्तराधिकारी बना, जो केवल 8 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए शासन जिसने किया। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आराम शाह। इसके बाद क्या हुआ कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश इसका दामाद था। ठीक है ना, इल्तुतमिश इसका दामाद था। 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब चलिए हम इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इल्तुतमिश के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश। शुरुआत किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 1236 में कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट हो गया था। आगे जाके हम लोग देखने वाले इस चीज को, तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, याद देखिएगा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था ये इल्तुतमिश ने। और कैसा था? चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्के चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्के। इक्ता प्रणाली इसी ने चलाया था। उसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन इसी ने बनाया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। इसने क्या किया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। तो ये कुछ उसके द्वारा कार्य किए गए थे, तो ये आपको जानना जरूरी है। चलिए अब हम इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ देखिए इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है कहानी। तो यहाँ लिखा हुआ है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश से तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये ऐबक का क्या था? गुलाम था और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह देखिएगा वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश ने लाहौर को अपनी राजधानी, ये क्या किया था ना, इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी चेंज किया। ये याद रखिएगा, दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित किया, मतलब बदल लिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर को राजधानी बनाया, बट जो इल्तुतमिश था वो दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। आगे जाके आगरा को राजधानी बनाया जाएगा, आगे जाके हम देखेंगे, और भी राजधानी चेंज होने वाले हैं। बट ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश का जो राजधानी था वो कहां पे था? वो कहां पे था? दिल्ली में था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे 1236 में। मैंने बताया था इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में। ठीक है, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिएगा, चंगेज खां से बचने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, मतलब अयोग्य शासक था, और ये अपनी गद्दी पे किस कारण बैठा था? उसकी माँ के कारण। उसकी माँ थी शाह तुर्कान। ठीक है ना, उसकी माँ के कारण ये गद्दी पे बैठा। अयोग्य शासक होने के कारण इसको गद्दी से हटा दिया गया, और बाद में रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया गया। ठीक है ना, रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया गया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका बन गई। मतलब भारत पे शासन करने वाली पहली महिला शासक है रजिया सुल्तान हुई, जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका शासनकाल बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ठीक है, क्यों नहीं चला आगे जाके हम देखेंगे। रजिया ने पर्दा प्रथा को हटाया। रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा को हटाया, और पुरुषों की तरह क्या? चोगा पहनना, मतलब जो चोगा पहनना और कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद रजिया सुल्तान का ये जो रवैया था काफ़ी मुसलमानों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण इनको गद्दी से हटा दिया गया। और बाद में इन्होंने शादी की, रजिया सुल्तान ने शादी की थी अल्तुनिया के साथ इनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर से ये गद्दी को प्राप्त करना चाहती थी, कोशिश किया इन्होंने, बट इसमें सफल नहीं रही, असफल हो गई। और रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई थी वो एक नाटकीय तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी देखिएगा। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कहां पे हुई थी? कैथल के पास डाकुओं ने की थी 1240 में। 1240 डेट याद रखिएगा।
तो रजिया सुल्तान का जो समय काल था जिस समय वो प्रचलित हुई थी, तो 1236 से 1240 से रजिया सुल्तान का समय काल था, जिसमें लगभग 1 साल इन्होंने शासन किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं किया था। आगे देखिएगा, आगे है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि गुलाम वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन, देख लीजिएगा, शमूहुद्दीन कैमूर से। ठीक है ना, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट लाइन है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था गुलाम वंश से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को बता दिया। गुलाम वंश खत्म कब हो गया, 1240 में, शुरुआत में मैंने बताया होगा। एक मिनट, आगे हम देखते हैं। ये गुलाम वंश शुरू कब हुआ था, 1206 से, और ख़त्म हुआ था ये शायद 40 में ख़त्म हुआ था। ठीक है ना, मुझे जहाँ तक लगता है ये 40 में ख़त्म हुआ था। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग को पता चल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से, गुलाम वंश 1290 में खत्म हुआ था। सॉरी, गुलाम वंश कब खत्म हुआ था, 1290 में खत्म हुआ था। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासनकाल 1240 में खत्म हुआ था, बट गुलाम वंश 1290 में खत्म हुआ था। ठीक है, और कैसे खत्म हुआ था वो भी हम देखेंगे। जो आखिरी शासक था उसको युद्ध में पराजित किया था खिलजी वंश का जो पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, उसको पराजित करके राजा बना था। उसका शासक का नाम मैंने बताया था। चलिए अब हम जानते हैं खिलजी के बारे में, खिलजी वंश की स्थापना के बारे में। तो 1290 से लेकर 1320 तक का खिलजी वंश चला। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेट आप लोग को याद रखना है, कब से कब तक चला था। जब आप क्राउन का बुक लीजिएगा ना, तो क्राउन के बुक में आपको डेट शुरुआत में ही मिल जाएगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है। बट काफी लोगों के पास लूसेंट का ही बुक होता है, तो लूसेंट से भी आप लोग स्टडी करते हैं तो भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लूसेंट में कुछ कुछ पॉइंट अच्छे से लिखे होते हैं। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि लूसेंट अच्छा है, मैंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से देखा है इसे। चलिए अब हम देखते हैं खिलजी वंश से 1290 से 1320 के शासनकाल को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम करता हूं मैं। अब यहां देखिएगा, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। उसके बाद और इलाहाबाद में देखिएगा, यहाँ पे खिलजी ने की थी, कहाँ पे की थी, इलाहाबाद में कर दी थी। ठीक है ना, इलाहाबाद में की थी इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। आगे देखिएगा, 1296 से स्टार्ट होता है इसका शासन। 1296 में अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है ना, अलाउद्दीन किसका सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, अली और गुरसाप से। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या किया था, नगद वेतन देना स्टार्ट किया था और अस्थाई सेना का जो नींव रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिएगा, घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इसी ने शुरुआत की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसने क्या किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है ना, मतलब अर्थव्यवस्था पे इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है यहां पे सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उन्हीं पॉइंट को मैंने रखा है इस वीडियो में। ठीक है ना, तो आप लोग भी नोट्स इसी हिसाब से अपना बनाएंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे, बुक में अंडरलाइन कीजिए, उससे भी आप लोग बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी इसकी मृत्यु। और इसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खिलजी के बाद कौन बैठा, मुबारक खिलजी बैठा 1316 को। और इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। ठीक है ना, और मुबारक खिलजी
कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, तो ये पूछा जा सकता है। मुबारक की वजीर खुसरो खान ने 1320 को इसकी हत्या कर दी थी, मतलब 1320 को इसकी हत्या की। इसके साथ ही खिलजी जो वंश था वो समाप्त हो गया। तो खिलजी वंश का जो आखिरी शासक था वो मुबारक शाह था, मुबारक खा शायद नाम है, मुबारक खा था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पहला शासक आखिरी शासक दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। और खासकर रेलवे जो होता है ना, वो पूछता है किसने कौन सा वंश का स्थापना किया था, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो स्थापना वाला तो पक्का आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? तुगलक वंश। ठीक है ना, और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1320 से लेके 1398 तक, 1290 से 1320 तक किसका शासन चला? खिलजी वंश का शासन चला। उसके बाद तुगलक वंश आ गया। अब देखिएगा, 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। तो ये आप लोग को पता चल गया, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला पॉइंट। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के साथ, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि, मतलब गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन, सॉरी इस लाइन को समझिएगा, गयासुद्दीन ने क्या किया कि ना अलाउद्दीन के समय जो अमीरों की भूमि ली गई थी उसको वापस लौटा दिया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, यहां पे देखिएगा नगरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ठीक है ना, इसने क्या किया था? नगरों का निर्माण किया था, पहला शासक था। उसके बाद अगर हम बात करें, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है तुगलकाबाद, जिसको शायद बदरपुर बॉर्डर के नाम के से अभी के समय में जानते हैं, और तुगलकाबाद स्टेशन है वहां पे। ठीक है, आगे देखिए, गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में हुई थी गयासुद्दीन की मृत्यु। कहां पे हुई थी? बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। देखिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ था बहुत ही नाटकीय तरीके से हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। तो ये जो जूना खां जो था ना, वो षड्यंत्र के से मोहम्मद बिन तुगलक को शायद मरवाया था, और उसके बाद ये गद्दी पे बैठ गया। यहाँ पे देखिएगा, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों याद किया जाता था? उस मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बोला जाता था। सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिचासु भी कहा जाता था। तो ये एक यूनिक शासक पैदा हुआ था तुगलक मुस्लिम शासक में, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो देवगिरी का जो नया नाम है वो क्या है? दौलताबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया? दौलताबाद। मुझे लगता है शायद अभी भी है। आगे देखिएगा, आगे क्या है? आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता कब आया था? 1333 में भारत आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी हमने यहां तक देख लिया, इब्न बतूता के बारे में देख लिया। अब इब्न बतूता की किताब है, उसके बारे में भी अब हम लोग जान लेते हैं। तो यहां देखिएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो याद रखिएगा, रहला में तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, और किसने लिखा था? इब्न बतूता। कहाँ का था? अफ्रीका। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 को सिंध जाते समय ठट्ठा के निकट गोडाल में हो गई थी। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का इसी के समय में, इसी के शासनकाल के दौरान दक्षिण में, साउथ में
1336 में विजयनगर साम्राज्य की रचना की थी। तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों भाई थे, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की मतलब स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन वहमान शाह ने 1347 में बहमानी राज्य की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, बहमानी राज्य की स्थापना 1347 में महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बयादुनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये लाइन कौन लिखा, तो क्या लिखा है, बदायूनी ने। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक था। ठीक है ना, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पे जजिया लागू करने वाला पहला शासक था। और जजिया जो कर होता था वो क्या होता था, शायद होता ये था कि जो हिंदू थे वो उनको धर्म में परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो जिसके लिए अगर आप धर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, तो उस कर का नाम क्या था, जजिया कर। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। आगे देखिएगा कुछ और पॉइंट, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने रखा हुआ है। फिरोज तुगलक ने क्या किया था ना, 300 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, इसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सब प्रमुख शहर की स्थापना की थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं यहाँ पे जाके। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज तुगलक और इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक था, दोनों में अंतर है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ, इसने सैन्य पदों को, सैन्य जो पद थे ना उसको वंश के हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया, वंशानुगत बना दिया। ठीक है ना, इसने अपनी आत्मकथा का नाम देखिएगा क्या लिखा है, फतूहात ए फिरोजी शाही की रचना की। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिएगा, इसने फिरोज तुगलक के बारे में देख रहे हैं। चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के को भारी संख्या में जारी करवाया, जिसे अद्धा और विखे कहा जाता है। ठीक है, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये अंतिम शासक था, ये पूछा जा सकता है। स्थापना किसने किया था ये पूछा जाएगा, और अंतिम शासक कौन था ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आया सैयद वंश, 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश चला। ठीक है, ये टाइम आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या पूछा जाता है ना, टाइम पूछा जाता है कि कौन सा वंश कब आया, अकबर ने कितने साल शासन किया, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग टाइम याद रखिएगा। आगे देखिए, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, खिर्ज खां ने किया था। ठीक है ना, इसने जो उपाधि ली थी रैयत ए आला की उपाधि ली थी, खिर्ज खां ने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। ठीक है, उसके बाद है खिर्ज खां तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, यहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो खिर्ज खां की मृत्यु कब हुई थी, 1421 में। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है ना, खिर्ज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आ गया, शाह की उपाधि उसने धारण किया था। और इसके बाद यमुना किनारे इसने क्या किया था, मुबारकाबाद की स्थापना की थी मुबारक शाह ने। तो ये एक अच्छा काम किया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तो ये अंतिम सुल्तान भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद इसके शासनकाल खत्म होने के बाद आ गया लोधी वंश का शासनकाल, 1451 से लेके 1526 के बीच में। ठीक है, तो लोधी वंश के शासनकाल में क्या हुआ, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोद लोधी ने की थी। ठीक है, बहलोद लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोद लोधी शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर, ठीक है इस लाइन को अच्छे से देखते हैं, बहलोद लोधी शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो संस्थापक आप लोग याद रखिएगा
कौन सा? लोधी वंश का संस्थापक कौन हो गया? बहलोद लोधी। 1451 में ही किया होगा, ठीक है, 1451 अप्रैल 1451 में। और बहलोद शाहगाजी के उपाधि से इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोद लोधी को जाता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अगले पॉइंट को देखिएगा आप लोग। बहलोद लोधी ने बहलोक सिक्के का प्रचलन किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बहलोद लोधी का पुत्र निजाम खान ने 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि सिकंदर खां के बाद नहीं, बहलोद लोधी के बाद सिकंदर शाह जो था वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद, ठीक है, बहलोद लोधी का पुत्र सिकंदर शाह था। उसका असली नाम भी देख लीजिएगा, आगे देखिएगा। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे अगर देखें तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था, ये अपनी राजधानी आगरा को बना लिया था। मैंने बताया था पहले लाहौर था, फिर दिल्ली था, फिर आगरा बन गया राजधानी। उसके बाद इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कितना खराब इंसान था ये। इसने क्या किया था, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई को दे दिया था, मांस तौलने के लिए दे दिया था कसाई को। सोचिए कितना खराब इंसान था, उसने हमारे मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर उससे मांस तौलने के लिए कसाई को दे दिया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा हुआ है कि गले की बीमारी के कारण, बहुत अच्छा हुआ, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, और कब हुई थी? 1517 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका पुत्र क्या था? इसका पुत्र का नाम था इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ ये आगरा के सिंहासन पे बैठा। पहले लाहौर के सिंहासन पे बैठते थे, दिल्ली के सिंहासन, फिर कौन सा? आगरा के सिंहासन पे, ठीक है। आगे देखिएगा, नाम याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी। उसके बाद 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया, किससे? बाबर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हारा, उसके बाद मुगल वंश का स्थापना हो गया था। इस युद्ध में वो मारा भी गया था, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म क्या होता है आपका? लोधी वंश यहाँ पे खत्म होता है, मुगल साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, ठीक है ना, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सल्तनत काल के, वो अब हमने देख लिया। और अगले वीडियो में हम देखेंगे, मुगल साम्राज्य को अच्छे से देखेंगे, तो ठीक है ना। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को अलग से मिल जाएगा। अगर आप लोग को एक साथ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं इसी के साथ, जैसे मैं आप लोग को थ्योरी बता रहा हूँ ना, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। थ्योरी प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे दूंगा। बट ये वीडियो 28 मिनट का हो गया, तो लंबा वीडियो हो गया। अगर एमसीक्यू में दे दूँ तो एक टॉपिक 1 घंटे में कवर होगा, तो इससे आप लोग को प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।